हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार आपको रिमाइंड करा दूं बेटा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो है काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज पढ़ना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आइए शुरू करते हैं। डायग्नोसिस है क्या बच्चों? डायग्नोसिस का मतलब है बीमारी का पता लगाना। अब दो तरीके से हम लोग बीमारियों का पता लगा सकते हैं, है ना। दो तरीके हैं डायग्नोसिस के। अगर हम बात करें सिर्फ डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस, तो ये दो तरीके हैं जिससे हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। एक को कहते हैं कन्वेंशनल डायग्नोसिस एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है ना, दो तरीके के हैं। कन्वेंशनल मतलब होता है पुराना मेथड, कि क्या पुराना मेथड था, और दूसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या इसी को कहते हैं मॉडर्न मेथड। दिस इज मॉडर्न मेथड। ठीक है, ये पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड। देखिए होता क्या है, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसके सिम्टम आएंगे, और जब सिम्टम आते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब लिख के देते हैं कि जाइए ये ब्लड की टेस्ट करा लीजिए, ये यूरिन टेस्ट करा लीजिए। तो ये कन्वेंशनल मेथड है, मतलब बीमारी होने के बाद पता चलेगा। जब सिम्टम आएंगे तब तो पता चलेगा आपको। तो आपने यूरिन टेस्ट कराया तो आपको पता चल गया भैया ये बीमारी हो गई है। तो ये सब कन्वेंशनल मेथड में आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? नंबर वन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस। सेकेंड वन इज सीरम एनालिसिस। ये सीरम एनालिसिस नाम ही खाली भारी है, खून की जांच इसी को कहते हैं, ब्लड टेस्ट, सीरम एनालिसिस। ठीक है बेटा। तो ये जो सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस है ना, ये बीमारी होने के पहले बता देते हैं या बीमारी होने के बाद बताते हैं? बाद में बताते हैं। जब बीमारी हो जाएगी आप टेस्ट कराओगे तब ये बताएंगे कि हाँ भैया ये बीमारी हो चुकी है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मेथड की, मॉडर्न मेथड में ऐसा नहीं है। मॉडर्न मेथड में बीमारी होने से पहले, मतलब सिम्टम आने से पहले ही पता देगा कि भैया ये बीमारी होने वाली है, अपना अपना देख लो। ठीक है, तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर या मॉडर्न मेथड में हमको तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नंबर वन, RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर ही इस पे पढ़े हैं हम लोग। दूसरा है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पढ़ चुके हैं हम लोग ये भी। एंड नंबर थ्री, एलाइजा, एलाइजा। तो एक एक करके इनको पढ़ लेंगे, हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये समझे ना कि कन्वेंशनल और मॉडर्न मेथड में बड़ा फ़र्क है। कन्वेंशनल मेथड हमें बीमारी होने के बाद बताता है कि ये बीमारी हो गई है, लेकिन मॉलिक्यूलर मेथड या मॉडर्न मेथड हमको बीमारी होने से पहले ही बता देगा कि ये बीमारी होने वाली है, समझ जाओ, इलाज करा लो। ठीक है, आइए अब RDT तो पूरा पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। PCR भी पढ़ चुके हैं, लेकिन PCR में कुछ बातें हम आपको यहाँ बता देंगे, कुछ ऐसी बातें जो कि वहाँ नहीं बताए थे तो उसको यहाँ बता देंगे हम। जैसे कि PCR के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, PCR ऐसा कौन सा काम कर देता है, तो याद करिए। PCR, इसका काम है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। तो ये हमारे या बैक्टीरिया के या किसी के भी DNA को एम्प्लीफाई कर सकता है। अब जैसे कि समझिए इसको, आपको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने काटा, तो उसने स्पोरोजोइट को अपने सलाइवा के थ्रू आपकी बॉडी में छोड़ दिया। अब ये स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में चले गए, तो जैसे ही मच्छर ने काटा वैसे ही डॉक्टर पास दौड़ोगे नहीं, अरे डॉक्टर साहब मच्छर ने काट लिया, देखिए मलेरिया तो नहीं हो गया हमको, फ़ौरन तो जाओगे नहीं। इसमें टाइम लगता है 10 से 12 दिन का। तो 10 से 12 दिन ये पैरासाइट क्या करता है, सोचिए क्या करता होगा, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है, नंबर को बढ़ाता है, और नंबर को बढ़ाने के बाद ये RBC को तोड़ता है। जब RBC टूटती है तो ये पैरासाइट बाहर निकलते हैं, साथ ही साथ हीमोज्वाइन भी बाहर निकलता है, केमिकल होता है। उसके बाद ठंड लगती है कस के, और फीवर कस के चढ़ जाता है, फीवर एंड चिल।
तब सिम्टम आता है, तब डॉक्टर पास भागते हैं, बताते हैं डॉक्टर साहब हमको कस के ठंडा लगा था, फीवर चढ़ा था। तो वो कहता है बेटा ये टेस्ट कराओ, तुमको लग रहा है मलेरिया हो गया है ना। तो पीसीआर से क्या करते हैं, मान लीजिए मच्छर ने आपको काटा और आपको शक है कि लगता है ये मलेरिया वाला मच्छर था, एनोफिलीज थी ये, आप गए, अगर आप यूरिन एनालिसिस या ब्लड एनालिसिस करा लें तो आप में बीमारी नहीं निकलेगी, मलेरिया का कोई भी पैरासाइट डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका नंबर बहुत कम है, वो 10-12 दिन अपने नंबर को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप पीसीआर करा लें, देखो कोरोना में यही किया गया था, खूब आरटीपीसीआर हो रहा था, अगर आप पीसीआर करा लेते हैं तो पीसीआर क्या करता है, पैरासाइट के न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर देगा, और 30 साइकिल चला देंगे तो 1 बिलियन मतलब 30 करोड़ बन जाएगा, और वो डिटेक्ट कर लेगा कि भैया आपके अंदर जो है ये पैरासाइट पाया गया है और इसके न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट हुए हैं, आपको आगे चल के 10-12 दिन के बाद मलेरिया हो सकता है, आप इलाज करा लो अभी से। ठीक है, तो कितना बढ़िया है ये कि बीमारी होने से पहले ही हमको बता दे रहा है कि भैया बीमारी हो सकती है, तो अच्छा है ना। चलिए दूसरी चीज़ दूसरा काम है बेटा पीसीआर का, डिटेक्ट म्यूटेशन। डिटेक्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन मतलब किसी बेस में चेंज हो जाना, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो डिटेक्ट म्यूटेशन इन कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट। डिटेक्ट म्यूटेशन इन कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट, मतलब इसका क्या हो रहा है, अब भाई कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट कौन होगा, जिसको जो ज़्यादा ससेप्टेबल है उसको कैंसर हो सकता है, जो गुटखा खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कि उनको कैंसर हो सकता है। अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि भैया ये तो कुछ नहीं खाता पीता था, उसको भी कैंसर हो गया था, तो भैया कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ससेप्टेबल कौन है, वो जो गुटखा खाते हैं, जो शराब पीते हैं, है ना, उनको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर उनके रूटीन टेस्ट में पीसीआर को ऐड कर दिया जाए, मतलब अगर वो रूटीनली जो है हर महीने 2 महीने पे जाके पीसीआर कराते रहें, तो उनमें डिटेक्ट हो सकता है कि भैया तुमको आने वाले समय में कैंसर हो सकता है, इलाज करा लो, तो उस वक्त जो है पॉसिबल है कि हाँ भाई इलाज संभव हो सकता है और बच सकता है बंदा। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा है भाई कि पीसीआर को यूज़ किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में। नंबर 3 टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक बीमारी को पता लगाने के लिए भी पीसीआर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, नंबर 4 अगर बात करें तो नंबर 4 टू ऐसे पर्सन जिनको एड्स होने की संभावना ज़्यादा है, उनमें भी पीसीआर को रूटीन टेस्ट के फॉर्म पे यूज़ किया जा सकता है। यूज़ एज रूटीन चेक। इसको रूटीन चेक के तौर पे यूज़ किया जाता है, किसमें, जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, जिनको एड्स हो सकता है। चेक, रूटीन चेक इन एड्स ससेप्टेबल पर्सन। अब आप बताइए कि एड्स ससेप्टेबल पर्सन कौन होगा, किसको एड्स होने की संभावना ज़्यादा है। पहला, उनको एड्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिसको बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, तो उनमें हो सकता है एड्स। दूसरा, ऐसा बच्चा जो ऐसी माँ से पैदा हुआ हो जिसको एड्स हो, उसमें एड्स हो सकता है। तीसरा, ऐसा पर्सन जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, उनको भी एड्स हो सकता है ना। और चौथा, जो कि ड्रग अब्यूज़र होते हैं। ड्रग अब्यूज़र समझते हैं आप, मतलब जो कि ड्रग्स लेते हैं वो भी किससे, सिरिंज से,
नशेड़ी जिनको कहते हैं, उन्होंने ड्रग्स लिया अपने वेंस में और दूसरे को भी दे दिया, लो भाई तुम भी ले लो। तो वो ड्रग्स नहीं दे रहा है, वो साथ में बीमारी भी दे रहा है, एड्स भी दे रहा है। तो 4 लोग ससेप्टेबल हैं जिनको एड्स हो सकता है। तो उनमें अगर पीसीआर को एज अ रूटीन चेकअप टेस्ट ऐड कर दिया जाए, उन लोगों का रूटीन टेस्ट कराया जाए, तो अगर पहले से संभावना है एड्स की तो कुछ इलाज किया जा सकता है। मतलब कुछ सप्रेसिव ड्रग्स आते हैं जो कि एड्स को सप्रेस करते हैं, ख़त्म नहीं करते, सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पीसीआर के बारे में कि पीसीआर को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टू एम्पलीफाई न्यूक्लिक एसिड, दूसरा डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोस्टिक जेनेटिक डिसऑर्डर, तीसरा डिटेक्ट म्यूटेशन इन कैंसर ससेप्टेबल पेशेंट, और चौथा मैंने बताया यूज़ एज अ रूटीन टेस्ट इन एड्स ससेप्टेबल पेशेंट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पीसीआर। अब बचा एलाइजा, आइए एलाइजा देख लेते हैं। सबसे पहले तो एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यही देख लिया जाए। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे। तो सबसे पहला काम करिए कि इसका फुल फॉर्म याद कर लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे। अब दूसरी चीज पूछा जाती है कि ये एलाइजा वर्क कैसे करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई ए एंटीजन आपकी बॉडी में आया, तो ये ए एंटीजन जब आपकी बॉडी में आएगा तो सपोज करिए वो ए एंटीबॉडी बनाया। जब सपोज करते हैं कि उसने ए एंटीबॉडी बना लिया, आपकी बॉडी में अगर बी एंटीजन आता है तो आपकी बॉडी ने बनाया बी एंटीजन। तो क्या हम ये कह सकते, बी एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक? क्या ये बात कहना गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा कि जो एंटीबॉडी होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए बाहर से आपकी बॉडी के अंदर पॉलन ग्रेन आ गया और उस ए पॉलन ग्रेन के लिए ए एंटीबॉडी बनेगा आपकी बॉडी में। क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है? एंटीजन। बाहर से कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में आ रही है तो वो एंटीजन है, और उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में जो बना वो एंटीबॉडी है। तो सोचिए बाहर से अगर पॉलन ग्रेन आपकी बॉडी में आ रहा है तो आपकी बॉडी में ए एंटीबॉडी बनेगा। जस्ट सपोज करिए कि पॉलन ग्रेन जो है ए एंटीजन है, तो आपकी बॉडी में कौन सा एंटीजन बनेगा? ए एंटीबॉडी बनेगा। या कोई वायरस आ गया तो उसके अगेंस्ट बी एंटीबॉडी बनेगा। क्या पॉलन ग्रेन को मारने वाला एंटीबॉडी वायरस को मार सकता है? नहीं। क्या वायरस को मारने वाला एंटीबॉडी पॉलन ग्रेन को खत्म कर सकता है? नहीं। इट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि एंटीबॉडी आर स्पेसिफिक। तो हम किसका पता लगाएं, एंटीजन का पता लगाएं या एंटीबॉडी का पता लगाएं? सोचिए, दोनों में से किसी का भी पता लगा लें। भाई अगर हमारी बॉडी में ए एंटीबॉडी बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं ना भैया ए एंटीजन आया होगा। या हम एंटीजन को पता लगा लें कि हमारी बॉडी में ए एंटीजन आया है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ए एंटीबॉडी बन रही है। तो दोनों में से किसी का भी पता लगा लेंगे। तो एलाइजा में यही करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखा जाता है और उसके बाद पता कर लिया जाता है। तो बेटा ये जो एलाइजा है ना, अच्छा एलाइजा का यूज़ जो है ये एक डायग्नोसिस टेस्ट भी है एड्स के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि डायग्नोस्टिक, पता लगाना, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स क्या है? एलाइजा। एलाइजा को कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। वहीं पूछे कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है एड्स के लिए, कि कंफर्म करना है, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए कौन होगा।
कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं पता। वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है बेटा। वेस्टर्न ब्लॉट को बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट और एलाइजा को बोलते हैं डायग्नोस्टिक चेक। जैसे किसी पर्सन को वो ससेप्टिबल है कि भैया तुमको एड्स हो सकता है, तो सबसे पहले पीसीआर कराया जाएगा। तो रूटीन टेस्ट के लिए पीसीआर, ठीक है। उसमें निकला तो चलो आओ भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करा लेते हैं, तो एलाइजा कराते हैं उसके बाद। तो एलाइजा में भी निकल गया एड्स, अरे बाप रे अब क्या करें, तो चलो कंफर्म भी तो कर लेते हैं, हो सकता है कि टेस्ट गलत हुआ हो। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं वेस्टर्न ब्लॉट का। और एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखिएगा, स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप ऐसे लिख लीजिएगा। सदर्न ब्लॉट डीएनए के लिए, नदर्न ब्लॉट आरएनए के लिए, ओ से कुछ नहीं, वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉट किसके लिए है। और यहाँ मैंने बता दिया कि रूटीन टेस्ट फॉर एड्स पीसीआर, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स एलाइजा एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स वेस्टर्न ब्लॉट। चलिए बेटा, तो ये हम लोगों ने अभी डायग्नोस्टिक पढ़ लिया, दो तरीके के डायग्नोस्टिक देख लिया। तो पीसीआर हो गया, एलाइजा हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है, प्रोब। व्हाट इज प्रोब? प्रोब, प्रोब है क्या बता देते हैं। प्रोब इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। प्रोब में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। कौन सा आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी, डबल स्ट्रैंडेड नहीं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम लोग प्रोब कहते हैं। टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव, मतलब ये रेडियो एक्टिव होता है। टैग नहीं समझते हो, फोटो अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर टैग करते हैं, है ना, कि इनको पहुंच जाए, वही टैग है। टैग विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो मॉलिक्यूल कर देते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, बस खत्म हो गया। तो सोचिए इस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को अगर हमको डिटेक्ट करना है तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा? आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज़ करना पड़ेगा? ऑटो रेडियोग्राफी। कौन सी टेक्निक? ऑटो रेडियोग्राफी। अब ज़रा समझिएगा, हमारे पास एक डीएनए का सीक्वेंस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये इस पे बेस बना हुआ है A T G C C A। ये एक डीएनए का सीक्वेंस है और इसके ऊपर जो है ये बेसेस लगे हुए हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको प्रोब बनाना है, तो प्रोब रेडियो एक्टिव होना चाहिए। तो चलो रेडियो एक्टिव है तो इसको ले लेते हैं ब्लू कलर से हम, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट जो हम रेडियो एक्टिव बनाएंगे उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका अपोजिट क्या होगा? T, इसका A, इसका C G G T, यही तो होगा। और फिर में बॉन्डिंग हो जाएगी 2 2 3 3 3 2। इसी को कहते हैं बेटा प्रोब। अब जब हम टेक्निक यूज़ करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी, तो ये तो रेडियो एक्टिव है ना दूसरा वाला स्ट्रैंड, तो क्या ये चमकेगा? मतलब ये बता देगा हमको, जब इसका बैंड लेंगे तो बैंड आएगा ये, तो ये हमको बता देगा आसानी से कि हाँ भैया जो आपने प्रोब, ये प्रोब है, ये डीएनए है, जो आपने प्रोब यूज़ किया था वो जाके फाइनली फिट हो गया है डीएनए में और आपका डीएनए सही है। अब सोचो मान लो हमारे डीएनए में यहाँ पर कहीं म्यूटेशन हो जा रहा है, तब क्या ये प्रोब आके इससे फिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जी की जगह मान लीजिए टी आ गया और हमने प्रोब बनाया है ये वाला, तो क्या ये प्रोब आके म्यूटेटेड डीएनए से, नहीं समझ पा रहे हो, और मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये तो नॉर्मल डीएनए था, मान लीजिए ये एक डीएनए है, यहाँ देखो ध्यान से, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये इस पे बेसेस लगे हुए हैं A T G G C A, ये ले लिया हमने, ठीक है ना।
देखो चेंज कहाँ किया, यहाँ पर चेंज किया, जी सी था यहाँ पे जी जी कर दिया मैंने। और प्रोब तो मैंने यही वाला लिया था, ये हमारा प्रोब है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका अपोजिट टी ए सी सी जी ए। भाई हमने ये जो प्रोब लिया है, प्रोब में टी ए सी सी जी और टी ए सी जी जी ए, ठीक है। तो देखिए क्या ये प्रोब आके बॉन्डिंग कर पाएगा इसके साथ? यहाँ पर देखो ना, हमारे डीएनए में अगर म्यूटेशन हो गया है तो क्या ये प्रोब म्यूटेटेड डीएनए के सीक्वेंस से लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो इससे ये पता चला कि अगर हमको म्यूटेशन का पता लगाना है तो किस टेक्निक का यूज़ करें? ऑटो रेडियोग्राफी और प्रोब का यूज़ करें, क्योंकि ये जो प्रोब है ये नॉर्मल डीएनए के स्टैंड से तो लग गया, लेकिन जहाँ पर म्यूटेशन हुआ था इस म्यूटेटेड डीएनए के स्टैंड से नहीं लगा, क्योंकि प्रोब तो हमने नॉर्मल के लिए बनाया था, है ना। तो फिर ऑटो रेडियोग्राफी करके ये बताया जा सकता है भाई अगर ऑटो रेडियोग्राफी किए और बैंड आ गया तो मतलब कोई म्यूटेशन नहीं है, ऑटो रेडियोग्राफी करे और बैंड नहीं आया मतलब ये प्रोब जाके डीएनए से अटैच नहीं हुआ है, इसका मतलब कि भैया म्यूटेशन हो गया है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप लोग को सिखाना ज़रूरी था बेटा, और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल भी बनाए गए हैं और बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट भी बनाए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या? जिसके पास किसी दूसरे का जीन हो उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। जिसके पास किसी दूसरे का जीन हो वही है ट्रांसजेनिक, बस खत्म। जैसे कि मान लीजिए ये एक ओवम है, ये ओवम है और ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज ओवम। जैसे कि मान लीजिए ये किसका ओवम हम ले लें, ये ओवम मान लेते हैं काऊ का, चलिए मान लीजिए ये काऊ का ओवम है, ठीक है ना, और ये एक बुल का स्पर्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हमने बाहर से ये एक जीन है, फॉरेन जीन, इसको मैंने कहा फॉरेन जीन, फॉरेन जीन, और इस जीन को उठाया और इस ओवम के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जब इंट्रोड्यूस करा दिया तो फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना बेटा? जाइगोट बना। और जाइगोट में क्या इसका जीन होगा ये वाला? बिल्कुल ये वाला जीन इसमें होगा क्योंकि हमने इसमें डाल दिया है। अब जाइगोट के बाद से मरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, कई सारे स्टेजेस आएंगे और उसके बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्या उस न्यू ऑर्गेनिज्म की सभी सेल में ये फॉरेन जीन होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना इसको हम कह रहे हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, बस खत्म है। यही है ट्रांसजेनिक, कि किसी दूसरे का जीन अगर प्रेजेंट है तो उसी को कहते हैं ट्रांसजेनिक। अब बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा चुके हैं, जैसे रैट, काऊ, पिग, शीप, बहुत सारे बनाए जा चुके हैं। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, लाइक रैट, काऊ, पिग, शीप, माइस, है ना, बहुत सारे बनाए जा चुके हैं। अब लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं उनमें 95% से ज़्यादा माइस हैं। मोर देन 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। चूहों को बनाया गया ताकि उन पर जो है रिसर्च किया जा सके, जैसे पोलियो वैक्सीन का रिसर्च किया गया था इनके ऊपर। अच्छा नेक्स्ट, सबसे पहले काऊ बनाई गई थी, ट्रांसजेनिक काऊ, जिसमें ह्यूमन का जीन डाला गया था। उसका नाम है रोजी काऊ। ये सब कहीं कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया है,
रोजी काऊ, इट इज़ अ ट्रांसजेनिक काऊ। और इसमें डाला गया था ह्यूमन जीन। क्या डाला गया था बेटा? ह्यूमन जीन। मतलब इसके सेल में, सारी की सारी सेल में किसका जीन प्रेजेंट है? ह्यूमन का जीन प्रेजेंट है, इसीलिए कहा गया रोजी काऊ। अच्छा, दूसरी चीज, क्यों डाला गया ह्यूमन का जीन इसमें? बेटा ह्यूमन में अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है जो कि मदर के मिल्क में पाया जाता है, तो इस काऊ के अंदर उस जीन को डाल दिया गया, तो अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है अब वो इस काऊ के मिल्क में भी मिलने लगा, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में था, 2.4 ग्राम पर लीटर के आसपास, है ना। तो काफ़ी ज़रूरी डेटा भी है ये। खैर उतना ज़रूरी आपके लिए नहीं है, आपको इतना खाली याद रखना है कि रोजी काऊ है क्या। तो रोजी काऊ जो है वो एक तरीके का ट्रांसजेनिक काऊ है। अच्छा, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जैसे बीटी कॉटन, ठीक है, गोल्डन राइस हो गया, फ्लेवर सेवर टोमेटो है। पहले के टमाटर ख़राब हो जाया करते थे, लेकिन अब के टमाटर ख़राब नहीं होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ये सब ट्रांसजेनिक है बेटा। अच्छा, अब तो मेरे ख्याल से इतना तो काफ़ी हो गया है बायोटेक में। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन आएगा। इतना जितना पढ़ा दिए हैं बेटा, इतना पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।